बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। सबसे पहले तो व्यूअर्स, आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज के दिन एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है कि दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कबूलियत का लम्हा। सो हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। आप तो हर लम्हे, हर सेकंड हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो ये है कि अपनों को भूलना नहीं चाहिए। अपनों को इसलिए भूलना नहीं चाहिए क्योंकि अपने ही वो होते हैं जो हमें एक सर्टेन लेवल पे पहुंचाते हैं। हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ब्रिलियंट काम के थ्रू पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज ऐसी ही एक पर्सनैलिटी की डेथ एनिवर्सरी है, एक बेहतरीन एक्ट्रेस और सिंगर की। अर्श मुनीर साहिबा की आज डेथ एनिवर्सरी है। आप 28 मई 1914 को पैदा हुई। बेहतरीन एक्ट्रेस और सिंगर थी आप। अपने करियर का आगाज़ आपने PTV के साथ किया और 30 साल तक आप इस फील्ड में काम करती रहीं और रेडियो पाकिस्तान के लिए काम करती रहीं। आपने रेडियो, ड्रामे, फिल्म, इन तीनों जॉनरास में बहुत ही बेहतरीन काम किया। आपने अपने सॉन्ग्स भी गाए। फेमस ड्रामों में ज़ेर ज़बर पेश, खुदा की बस्ती, शम्मा, इंतज़ार फरमाइए, ऐसे बहुत से ड्रामे इंक्लूडेड हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी आपको नवाजा गया। आपका इंतकाल 8 सितंबर 1998 को हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और आवर कंडोलेंसेस टू योर फैमिली। अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। आज एक और बड़ा अहम दिन है, उस पर भी हम बात करेंगे। शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक। जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी जुम्मा मुबारक। आप तो खैर हमेशा की तरह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। मुझे ये बताइए कि जितनी खूबसूरत आप लग रही हैं उसी तरह की कोई खूबसूरत रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगी? आज हम बनाएंगे बटर चिकन। आए तो आप बटर चिकन के लिए मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ, लेकिन एक फैक्ट बटर चिकन के बारे में पहले व्यूअर्स को ज़रूर बताएंगे। व्यूअर्स, बटर चिकन एक्चुअली ना कोई पाकिस्तानी डिश है, ना ही अक्रॉस द बॉर्डर की डिश है। ये एक इन्वेंशन क्रिएट हुई बाहर के ममालिक में। जब बाहर के ममालिक में देसी खाना सर्व किया जाता था वेस्ट में, तो क्योंकि वो स्पाइसी बहुत होता था तो उसकी एक वेरिएशन क्रिएट की गई जिसका नाम फिर बटर चिकन पड़ गया। और बेसिकली अगर आप देखें तो इट्स ऑलमोस्ट तिक्का मसाला, जिसके अंदर आप क्रीम और दही का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक बड़े मज़े का क्रीमी सा उसका टेक्सचर हो जाता है और उसमें मिर्चें जो हैं ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाती हैं क्योंकि वो बैलेंस कर देता है। सो बटर चिकन, इवन दो टेक्निकली बहुत से लोग कहते हैं ओ ये अक्रॉस द बॉर्डर की डिश है, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में कहते हैं कि ये हमने इन्वेंट की है, ये एक्चुअली बाहर ही इन्वेंट हुई थी और अब हर किसी की फेवरेट है जी। सो द रेसिपी। बटर चिकन के लिए पहले हम मैरिनेशन करेंगे। चिकन की मैरिनेशन के लिए चाहिए आपको मुर्गी का गोश्त 1 किलो, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, तेल 4 खाने के चम्मच। इसमें आपने एज इट इज़ चिकन की आपने टिक्का बोटी कर ले, आप बोनलेस लेना, लेकिन चिकन इसमें अदरक लहसुन का पाउडर डालना। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फिर पेस्ट डाल लें, नमक और क्या कहते हैं सुर्ख मिर्च डाल के इसे मैरिनेशन करनी है, डेट्स इट। फिर ग्रेवी के लिए चाहिए 3 खाने के चम्मच तेल, प्याज 1 अदद, टमाटर 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, चीनी 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, काजू 50 ग्राम, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, मक्खन 100 ग्राम, क्रीम 4 से 5 खाने के चम्मच और कसूरी मेथी आधा खाने का चम्मच। आप ग्रेवी के लिए पहले आपने जो चिकन को मैरिनेट किया है उसको ऑयल में भी सिर्फ 4 से 5 चम्मच ऑयल में पहले उसको शैलो फ्राई कर लें और उसको फिर स्टीम दे के गलने के लिए रखते हैं। जब वो गल जाए तो उसको सेपरेट कर लें। अब आपने ग्रेवी जो बनानी है उसमें आपने पहले ऑयल लेना है, उसमें प्याज को सॉटे करना है और प्याज को सॉटे करके आपने उसके अंदर मतलब सिर्फ 2 मिनट के लिए शैलो फ्राई करना है और उसके अंदर आपने टमाटर डाल देने हैं और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसको भी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए शैलो फ्राई कर लें। जब शैलो फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसके अंदर काजू डाल देने हैं, नमक और मिर्च, और इसके अंदर 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच सिरका डालना है और उसके बाद आपने थोड़ी सी चीनी डालनी है। जैसे आपने कहा कि बहुत स्पाइसी नहीं पसंद करते थे तो वो थोड़ा सा चीनी, ताकि वो उसकी खटास को वो काट सके। और उसके बाद आपने वो डाल के उसको अच्छी तरह 2 मिनट के लिए भून के और उसमें आधा कप पानी डाल के उसको गलने के लिए रखते हैं। जब टमाटर प्रॉपर और प्याज गल जाए उसको अच्छी तरह खुश्क कर लें और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें ताकि इसकी एक पेस्ट फॉर्म बन जाए। पेस्ट फॉर्म बनाने के बाद अब एक साइड पे आपने दोबारा चूल्हा एक पैन लेना, उसके अंदर जो पेस्ट बनाई है वो आपने ऐड ऑन करनी है। उसके अंदर आपने मक्खन और जो सा क्रीम है वो डाल के उसको अच्छी तरह भून लेना। उसके बाद जो आपका चिकन रेडी है इसके अंदर ऐड करें और बाद में कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दें और सर्व कर लें।
साउंड्स लवली। और साथ रायता और सलाद, रायता सलाद, और बाय इटसेल्फ भी अगर आप इसको विद वाइट राइस खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। नान रोटी के साथ भी और बहुत अच्छा लगता है। लोग पराठे के साथ भी खाते हैं, लेकिन वो बटर चिकन और ऊपर से देसी घी वाला पराठा तो वो बिल्कुल बटरी घेव हो जाता है। बट खैर, एंड एक और टिप यहाँ पे व्यूअर्स आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप थाई के मीट का, जिसको हम डार्क मीट कहते हैं, उसके बोनलेस पीसेस को इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी जूसी बन जाता है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज एक और बहुत अहम दिन मनाया जा रहा है। 6 सितंबर पाक आर्मी का दिन है, 7 सितंबर पाकिस्तान एयरफोर्स का, और आज यानी कि 8 सितंबर को पाक नेवी के नाम पे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब 1965 की जंग में द्वारका ऑपरेशन को तारीख़ी अहमियत हासिल है। द्वारका कराची में ऑलमोस्ट मतलब कराची से ऑलमोस्ट कुछ 350 आई थिंक किलोमीटर दूर है। द्वारका को भारत की का दिफाई किले की हैसियत हासिल है, जिसकी वजह से उस पर अटैक किया जा रहा था। यहाँ नस्ब रेडार भारतीय फ़िज़ाइया को किसी भी बैरूनी हमले के बारे में ख़बरदार करता था, और जंग के दौरान पाकिस्तान की सिलाई जो पट्टी है उस पर हमला करने के लिए सपोर्ट भी इसी रेडार से हासिल की जाती थी। इसलिए पाक बहरिया ने द्वारका के रेडियो स्टेशन को तबाह करने का फ़ैसला किया था, और भारतीय एयरफोर्स के हमलों को नाकाम बनाया गया, और इस मकसद के लिए बेसिकली पाक बहरिया की गाज़ी सबमरीन को यूज़ किया गया था। सो व्यूअर्स, जहाँ पे पाक आर्मी ने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और अपनी जिद्दोजहद और अपने जज्बे का मुजाहरा किया, उसी तरह पाक हमारी नेवी ने भी, एंड देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को भी हम उसी तरह खराज तहसीन पेश करते हैं। तो जैसे हमने कल और परसों भी ट्रिब्यूट पेश किया, आज हम पाक नेवी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे, और आगे जाके पाक नेवी के बारे में कुछ जानेंगे भी, आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करेंगे। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट। बहरिया बहरिया पाकिस्तानी बहरिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ऑफ कोर्स हमने अभी पाक नेवी को ट्रिब्यूट पेश करना है, लेकिन उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। पहले हमने बात करनी है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। आजकल ये वर्ड्स इतने ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हर दूसरे बंदे से जब भी किसी से मुलाकात करो, क्या हाल है भाई, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड आउट, कि मुझे बड़ी स्ट्रेस हुई हुई है। किसी से पूछो कि क्या हुआ हुआ, इतनी घबरा क्यों रहे हो, यार मुझे एंग्जाइटी हुई हुई है। कोई इंसान बहुत चुप चुप बैठा हुआ है, पूछो ये क्या हुआ है, सब ठीक है, मुझे डिप्रेशन हो रही है। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और ज़्यादातर जब लोगों से बात करो तो वो या तो घर के मामलात के बारे में परेशान होते हैं या काम के मामलात के बारे में। अच्छा, घर में तो हमारा बड़ा अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि हम या एटलीस्ट होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो ये मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े मसाइल चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन हम आज तवज्जो देंगे काम और वर्क इन्वायरमेंट्स में जो मसाइल हैं, क्योंकि अगर हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काम एंड घर और सब चीज़ों की बात की तो आज हम फिर गुफ्तगू सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, मुलाकात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। मेरी परवेज़ हमारे शो का रेगुलर हिस्सा हैं, साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं और कॉर्पोरेट वेलनेस कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे के साथ हमें ज्वाइन किया है अहमद बिलाल साहब ने। आप माहिर नफ्सियात हैं, टीचर हैं, और आप नफ्सियात पढ़ाते हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आजकल इतना ये अल्फाज का, क्या हर बंदे को है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन? तकरीबन फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं तकरीबन हर बंदे को ही है। कुछ तो हमारे मुल्की हालात भी हैं, पर उससे ज़्यादा हमारे पर्सनल रिसोर्सेज, जो ज़हनी रिसोर्सेज हैं, उन पर बहुत शदीद दबाव है। अब लोग इसमें एक फ़र्क करना भी ज़रूरी होता है। जब जिस तरह आपने जिक्र किया कि हर किसी को, हर बंदा कहता है मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पर ज़रूरी नहीं वो क्लिनिकल लेवल पे हो। पर देखिए ना कि बीमारियां हैं, हम इतने आराम से, ये अल्लाह माफ़ी दे, ये इस तरह से है कि हम कहें कि हाँ मुझे किसी की तबीयत ख़राब है तो मुझे कैंसर हो गया।
या आप कहें कि हाँ मुझे मतलब थोड़ी सी आपकी शुगर ऊपर नीचे, हाँ मैं डायबिटिक हो गई। Exactly. शुगर आपकी ऊपर नीचे हुई है लेकिन दैट डजंट मेक यू डायबिटिक। एग्जैक्टली क्योंकि हम खुश नहीं हैं, खुशियों के लिए हमारे पास मौके कम है लोगों के पास, तो वो ज़्यादा महसूस करते हैं कि नाखुशी को वो स्ट्रेस का नाम दे देते हैं, डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। ये चीज़ें होती हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी है। फ़र्क एज इन डिप्रेशन है दिल ना लगना किसी काम में, बाहर निकलने का दिल ना करना, पड़े रहना, हिम्मत ना होना, बिल्कुल एनहेडोनिया होना। जी, लेकिन आपने जैसे कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं मेरी आपकी तरफ इस बात को लेके जाऊंगी। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारी ज़िंदगी में जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं, जिनके बगैर हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं बड़े आराम से, बड़े सुकून से। एक वक्त था जब हर किसी के बेडरूम के अंदर टीवीज़ नहीं होते थे, हर बंदे के बेडरूम में एसी नहीं होता था, एक वो डब्बे वाला एसी होता था अगर कोई अफोर्ड करता था, और वो पूरा घर उसको इस्तेमाल करता था किसी ओपन मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा लोग सो भी जाते थे और सारा कुछ। बहुत सी तो सेल्फ क्रिएटेड ज़रूरतें भी तो है ना। अब एक महंगा 3 से 5 लाख रुपए का मोबाइल किसी की ज़रूरत नहीं है। ट्रू। मतलब गुजारा आपका एक नॉर्मल वो जो 1500 से 3000 का फ़ोन आता है जो टच स्क्रीन नहीं होता, बटनों वाले फ़ोन पे भी गुजारा निकल सकता है। कहने को तो लैंडलाइन पे भी गुजारा निकल सकता है। तो क्या हमने अपनी ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा फैला नहीं दिया? बिल्कुल, आई थिंक कि हम लोगों ने अपनी वांट्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स बना लिया। हमें वो डिफरेंस ही भूल गया है कि इस कंपैरिजन के अंदर जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास अगर लेवल 3 फ़ोन है और आपके पास लेवल 5 फ़ोन है, तो मैं कहती हूँ कि मुझे भी लेवल 5 चाहिए, क्योंकि उसके में भी शायद 19-20 का फ़र्क होगा, बट वो एक सोशल स्टेटस बन गया है। जो एक सबसे बड़ी रीज़न, चाहे वो आपकी फैमिलीज़, चाहे वो आपके वर्क प्लेसेस, चाहे वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कहीं पर भी जो कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही हूँ, दैट्स इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी जो है वो आपको लेकर चलती है सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ की तरफ भी, आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा होता है, और जब आप अपने अंदर सिक्योर फील नहीं करते तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम खुशी को अक्सर जो है ना कंफ्यूज करते हैं विद सेटिस्फैक्शन एंड विद कंटेंटमेंट। अब खुशी ये है कि वो एक टेम्प्रेरी चीज़ है और आप कहते हैं कि अभी मैं आज इस शो पर आई एंड दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग फीलिंग फॉर मी और मैं बहुत खुश हूँ। आई गो आउट ऑफ हियर और थोड़ी देर के बाद मैं नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर चल पड़ूंगी और बस ठीक है। सेटिस्फैक्शन ये है कि मैं कहूँ कि ओके कंसिस्टेंटली आई कम ऑन टीवी एंड आई सी जुगन, और मैं जुगन से जब मिलती हूँ तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि ओके मैं अपना काम कर रही हूँ और साथ साथ मैं बातों में कितनी इज्जत दे दी मुझे, कितनी तारीफ़ कर दी मैंने, कितनी तारीफ़ कर दी। अच्छा, सो अब साथ साथ जो है मैं ये रियलाइज़ करूँ कि ओके मैंने अपने करियर में कोई चीज़ अचीव की है और ये सेटिस्फैक्शन है, और सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट ज़्यादा देर तक चलती है। लेकिन देखें, अच्छा इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि आप मतलब देखिए मेरा पॉइंट आपकी बात से ये निकालने का था कि देखिए बेसिक ज़रूरतें इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, ये चीज़ें ना पूरी हो रही हूँ, 100% बंदा अपसेट भी होता है, डिस्टर्ब भी होता है। अगर आप अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, अगर कोई घर में बीमार है उसका इलाज नहीं कर पा रहे, ज़रूर ये डिप्रेशन और अपसेट होने के रीजंस हैं। लेकिन अननेसेसरी भी तो हमने एक फैला दिया ना अपनी ज़रूरतों को, फैला दिया। घर तो अपनी जगह, दोस्त तो अपनी जगह, लेकिन दफ्तरों में ही एक मुकाबलेबाजी होती है। ओए तूने फलां वाला फ़ोन लिया, तू देखी मैं इससे भी नया वाला फ़ोन लूँगा। ऑब्वियसली ब्रांड्स के हम नाम नहीं लेते शो पे। मतलब किसी ने गाड़ी ली तो सारे जो इर्द गिर्द के कॉलीग्स हैं उनको थरथल्ली मच के कि हम तो बाइक में, उसने गाड़ी ली है, अब गाड़ी खरीदनी है। घर के खर्चे पूरे हो रहे हो या ना हो रहे हो, हमने ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, ये भी तो प्रॉब्लम है बॉस। बिल्कुल प्रॉब्लम है ये कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाला फिनोमेनन जो है। एग्जैक्टली। हेल्दी एम्बिशन इज़ गुड, हेल्दी की तरफ ठीक है। अगर आपने बाइक ले ली है, मैं कोशिश करूँ कि मैं भी ले लूँ, वो तो ठीक है। लेकिन हसद और इसमें अपने आप को खपा मारना, ये फिर कुछ तवक्कल से भी निकल जाता है इंसान। हमारे पास एक ये भी बात है जो बेशक कोई भी मज़हब हो, लेकिन तवक्कल है, अपनी सेल्फ रिलायंस है और अपनी ज़रूरतों को बढ़ा लेना। आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। ज़्यादातर अफराद जो तशरीफ़ लाते हैं उनको यही प्रॉब्लम होता है कि फ़लाँ चीज़ के बगैर गुजारा हो सकता है और ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, लेकिन अंदर से कसक होती है कि नहीं अगर ये भी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, पर ये कभी भी पूरी नहीं होती, लिहाजा वो साइकिल चलता रहता है। और देखिए ये आदतें मुझे लगता है कि हम बड़ी छोटी एज में अपने ही बच्चों में और घर वालों में डाल देते हैं और फिर हम उसको इनकरेज भी करते हैं। व्यूअर्स मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। परसों ही रात को मेरी अपनी दोस्त से बात हो रही थी,
तो कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती पिछले 2 हफ्ते से क्या यब डाला हुआ है उनके बेटे ने। उनका बेटा 14 साल का है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है जुगन 2 हफ्ते से खाना पीना छोड़ दिया, किसी से सीधे मुंह बात ना करे, कमरे से बाहर ना निकले, 3 दिन तो स्कूल भी नहीं गया। मैंने कहा क्यों? कहती क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स के पास एक गेमिंग कंसोल है और वो मतलब वो गेमिंग के लिए जो मशीन एक यूज़ की जाती है वो सबसे नई वाली जो है मेरे ख्याल से 1,80,000 से लेके कोई 2.5 लाख के बीच में उसकी नवाज मात के साथ लो, तो 2.5 लाख रुपए की उसको वो मशीन चाहिए थी और उसके बाप ने उसको ले दी। फिर 2 हफ्ते उसने तमाशा डाला, उसके बाप ने उसको ले दी। तो मुझे वो यही शिकायत कर रही थी कि देखो तुम्हारे के मतलब मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि मतलब 2 हफ्ते हमने उसको मना किया कि भाई तुम्हें नहीं मिलेगी है, हम नहीं अफोर्ड करते। अच्छा, बुरा बिहेवियर मतलब बाप पैसे बचा रहा था किसी घर के जरूरी काम के लिए, ऐसा है। बाप ने उसकी जगह वो ले लिया कि बेटा रुसा बैठा हुआ है। अब हम इस किस्म की जब खुद अपने बच्चों में और अपने घर वालों में नीड, भाई अभी तो बाप ने ले लिया, जब 10 साल बाद वो काम की इन्वायरमेंट में जाएगा तो उसको फिर कौन खरीद के देगा अभी 2-2, 3-3, 4-4 लाख की इस तरह की चीजें। और वही इंटाइटलमेंट आगे तंग करती है। तो वो ग्राउंडेड पेरेंटिंग जो मेरी आपकी नस्ल में हो गई है, और गालिबन हम आखिरी नस्ल थे ग्राउंडेड पेरेंटिंग, अब नहीं होती, अब नहीं होती। बच्चे ट्रांटम शो करते हैं तो वालिदैन कहते हैं चलो ले दो, कब तक लेके देंगे। मैं एक मिसाल यूँ दिया करता हूँ, एक मोटरवे है, आप अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी की इशारा मोटरवे बना रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आप गए या हालात ख़राब हुए, मोटरवे अचानक ख़त्म हो गई और आगे कच्ची सड़क है, बच्चे के शौक से नहीं डेवलप्ड, बच्चा जैसे पहला खड्डा आएगा ढम। तो बच्चों को रफ एंड टफ बनाना ज़रूरी है ताकि जब वर्क एनवायरनमेंट में जाए तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा कहें कि हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि उनके लिए स्ट्रेस के खिलाफ रेजिलियंस पहले से बनी हो। अब यू सी यही बात, अब लोग जब काम की इस इन्वायरमेंट में नए नए आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी जॉब की कैपेसिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहे हो, तो वही वाली बात तो मैंने कही कि बंदा एकदम से धचका लगता है और बहुत से बच्चे उस धचके से उठ नहीं पाते। और फिर हम अनफॉर्चुनेटली बहुत से सुसाइड के केसेस का भी सुन रहे हैं, बहुत से ऐसे मामलात भी सुन रहे हैं, सुसाइड नहीं भी की तो अपने सेल्फ हार्म करना शुरू हो गए। क्योंकि मेरा काम है ही कॉर्पोरेट वेलनेस कंसल्टेंसी, और जब मैं लोगों के साथ काम करती हूँ तो बहुत इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी होता है, ग्रुप लेवल पे भी होता है, और फिर हम कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पर भी काम कर रहे होते हैं। अब उससे मसला जो मैंने क्लोजली आइडेंटिफाई किया, वन गैप जो जाते साथ मुझे रियलाइज़ हुआ वो ये था कि हम स्टूडेंट्स को ट्रांजिशन नहीं करवा रहे होते उनकी कॉर्पोरेट सेटिंग के अंदर। यूनिवर्सिटी के अंदर हम उनको थियोरेटिकल प्रिपरेशन पूरी दे रहे हैं कि अच्छा ये किताब में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम कैसे देना है, और ये कि भाई अभी तुम ग्रेजुएट करोगे तो देखो तुम्हारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी। अच्छा ये प्लीज यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस प्लीज कहना छोड़ दें मुझे, मैं ये एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। कनाडा गई, यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट किया तो ग्रेजुएशन पे सोचा कि देखना लाइनों में लोग लगे हुए होंगे नौकरी देने के लिए। 3 महीने मैं दीवारें ही देखती रही, हर जगह अप्लाई किया, हर जगह किया। हमें लगता है ना कि हमारे पास बड़ी कोई डिग्री है, हम लेके आ रहे हैं। आप जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हज़ारों लोगों ने और अप्लाई किया होता है। एग्जैक्टली हम इसको कहते हैं ना वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की आदत। जैसे आपने ये जो एग्जांपल दी अभी, इसके अंदर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अनेबल कर रहे हैं, EN वाला अनेबल कर रहे हैं। और अनेबलिंग का मतलब ये है कि जब बच्चा आपके साथ दुकान पर गया और उसने ज़मीन पर लेट कर जब 2-4 टैंट्रम्स किए तो आपने अपनी एम्बैरसमेंट को बचाने के लिए और बच्चे को मे बी टेम्परेरली खुश करने के लिए आपने वो ले दी, उसको कैंडी आपने ले दिया व उसको चिप्स। लेकिन उससे उसको ये पता चल गया कि ओके जैसे ही मैं टैंट्रम करूँगा मेरा पेरेंट जो है वो फ़ौरन से उस चीज़ को ग्रेटिफिकेशन मुझे वो देगा, ले देगा। हाँ। और वो जो ये एग्जांपल है गेमिंग कंसोल वाली वो भी यही है। और ये हम एडल्टहुड तक ये जो एंटाइटलमेंट की भी अहमद बात करते हैं, सेम ये वाली चीज़ जब अहमद छोटे थे, मैं छोटी थी, यूर बिट यंगर, बट खैर चलो जब छोटे होते तो जब इस तरह टेंट्रम थ्रो किया जाता है तो उसको निप बद किया जाता है, कहते हैं रोन दो, रोन दो। हाँ, मेरे साथ भी यही जो करना करे रोन दो। अब मसला ये है कि अब 14 साल का बच्चा भूख हड़ताल पे चला गया तो आपने उसको 2-2.5 लाख रुपए की, तो मतलब कल को वो कहेगा कि जी फलां बंदे को कत्ल कर दें क्योंकि वो मुझे इरिटेट करता है, तो आप उसको जाके कत्ल कर देंगे। देखिए लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ऐसा ही है। जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारी टीचर थी, हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, उन कराची रहा करते थे, तो टीचर ने शिकायत की कि ना ये काम नहीं करता, फलाना नहीं करता। तो वालदा को कहा तो वालदा परेशान थी। टीचर ने एक बड़ी मज़े की बात की, टीचर ने कहा ये नहीं खाना खाता ना दो, शलजम रोज़ शलजम पका के तो क्या नहीं खाता, जो नहीं खाता वही दो। कब तक नहीं खाएगा? बच्चे भी ब्लैकमेल करते हैं, माँ बाप भी ब्लैकमेल हो जाते हैं। लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है।
बाउंड्रीज। और वही वाली चीज़ है ना कि मैं बैंगन को भिंडी को हाथ नहीं लगाती थी, आज वही सारी चीज़ें खाती हूँ। क्यों? क्योंकि समझ आ गई कि फॉलिक एसिड है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें फाइबर कितना इम्पोर्टेंट है। व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही वाली बात है ना कि हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे एज पेरेंट्स तो तभी वो जाके एडल्ट्स ऐसे बनेंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं जाके अपने आप को कहीं प्लेस कर पाएंगे या एंटरप्रेन्योर भी बन पाएंगे। इंटाइटल्ड और बैडली इनेबल्ड लोग जो होते हैं, बैडली इनेबल्ड से मुराद ये कि हर गलत काम पे आपने उनकी सपोर्ट की और उनको आगे किया, तो फिर जाके मसाइल बनते हैं, फिर ना दफ्तरों में काम कर पाते हैं, ना अपनी कोई बिज़नेस शुरू कर पाते हैं, और फिर माँ बाप कहते हैं अब हम इसको सारी ज़िंदगी पालेंगे। तो अगर बचपन में ही सही तरीके से पाल लिया तो फिर आगे जाके पालना ना पड़ता। यहाँ ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बच्चों से अब बाहर निकल के हम बात करेंगे कि काम की इन्वायरमेंट्स में पर्सनल लेवल पे स्ट्रेस कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स हमारी स्ट्रेस और हमारी एंग्जाइटी की वजह से हमारे घर वालों के ऊपर क्या असर होता है, ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मेरी परवेज़ और अहमद बिलाल से, बात कर रहे हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, और अब हम बात करेंगे वर्क लोड की और वर्क प्रेशर्स की। जी मेरी, वर्क प्लेस काम की जगह टॉक्सिक होना, उसका आपको ओवरबर्डन करना इज़ वन प्रॉब्लम जो कि हर किसी की एक कंप्लेन है। उर्दू में समझाएंगे बिल्कुल, हमारे अच्छा, व्यूअर्स को नहीं समझ। काम की जगह पे काम का बोझ, हाँ अच्छा, काम के बोझ की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं एज एन इंडिविजुअल, सिर्फ एक आपके ऊपर नहीं बल्कि वो हर किसी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, जो कि आपकी टीम में है, आपके घर में है। अब उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमें ये लगता है कि ये बंदा आता है और अपना सारा जो मुआद, अपना सारा जो टेंशन परेशानी है वो हम पर आकर अनलोड कर देता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे वर्क प्लेसेस जो हैं, हमारी काम की जगह सिक्योर नहीं है। मैं दोबारा से सिक्योरिटी का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ। क्यों सिक्योर नहीं? जब आप जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं कि आप अपने काम से मुतमईन हैं, आप जिस जगह पे जाते हैं, आप अपने बॉस से, आप अपनी टीम से, आप अपनी पे से, अपनी सैलरी से, आपको जो वहाँ पर बेनिफिट्स या फ़ायदे मिल रहे हैं, आपकी ट्रैवल, आपके आने जाने का क्या उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, आपका खाना, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी मेजॉरिटी ज़्यादातर काम की जगहों पर नहीं प्रोवाइड की जाती। एक आदमी जो कि जाता है और उसकी 50,000 से लेकर लेट्स से 60-70 हज़ार रुपये की तनख्वाह है और उसने अपने घर को भी चलाना है, अपने आप को भी मैनेज करना है। अपने आप को मैनेज करने से मुराद है मैंने एक तरीके से कपड़े पहन के भी जाने हैं, मैंने अपना मुँह भी सही तरीके से दिखाना है किसी को। वो सब कुछ मैनेज करते हुए हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बंदा आएगा और वो खुश होगा, वो स्टेबल होगा, और हम ये कहें कि अब तुम घर आ गए और अब हमारे साथ भी जो है ना बिल्कुल स्टेबल और खुश हो। मेरा ये ख्याल है कि ये दो तरीके हैं इसको देखने के। अच्छा, हाँ, आप डिसएग्री कर रहे हो? एमराल की तरफ जाऊंगी और आई एम गोइंग टू गिव यू अ चांस टू एक्सप्लेन आल्सो, क्योंकि मैं यही बात, देखें मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूँ। मैं कभी कभी अक्सर बुरे मूड में भी घर जाती हूँ। बिल्कुल। फिर मैं अपने बच्चों की शक्ल देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि सारा दिन मैं इनके साथ नहीं थी, अब मैं इन पे अपने काम का नज़ला भी अगर उतारूँगी तो ताल्लुक़ क्या रह जाएगा मेरी अपनी औलाद के साथ। ठीक है, बच्चों की हद तक तो हम ये कर लेते हैं, लेकिन मियाँ बीवी और पेरेंट्स के साथ बहुत ऑफन मैंने देखा है कि यंग लोगों का रवैया, जो मतलब वर्किंग पीपल का जो रवैया है वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है। देखो, काम पे बॉस ने बदतमीजी की, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आके माँ से गुस्ताखी करो। एग्जैक्टली। काम पे अगर बॉस ने कहा कि भाई तुम्हें या आपके कॉलीग को प्रमोशन मिल गई, आपको नहीं मिली, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बीवी को आके गालियाँ निकालो या मियाँ को आके बुरा भला कहो। एग्जैक्टली। ये मैं अब चाहूँगी कि आप इसको काउंटर करें। वर्क प्लेसेस हेल्दी होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लिहाजा उनसे उम्मीद करना कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करें। उस तरह तो कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन से हेल्दी हैं? स्कूल की एनवायरनमेंट कितनी टॉक्सिक है। आप ये देखें, बुलिंग कितनी होती है। बुलिंग से मुराद बच्चे जो एक दूसरे को तंग करते हैं और कभी कभी एक अगले लेवल पे ले जाते हैं जहाँ पे फिजिकली, जिस्मानी तौर पे तशद्दुद बच्चे पे करते हैं या जहनी तौर पे एक बच्चे को टॉर्चर करते हैं। तो
ये स्कूल में भी होता है, आगे जाके काम में भी होता है, ज़िंदगी में होता है, दोस्त भी करते हैं। देखिए ये तो ज़िंदगी का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा है ना चीज़ें। ऑब्वियसली। अब हम करें क्या इसका? जी। तो एक आसान काम होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब अलग अलग डब्बे बना के रखें। जैसे मैं हूँ, मैं अगर कोई बहुत मुश्किल सेशन से निकला हूँ तो मैं फ़ौरन घर नहीं जाता। मेरा दफ्तर मॉल टाउन पार्क के पास है तो मैं चक्कर लगाऊंगा, और कुछ नहीं, मैं इंस्टा पे कुछ वक्त ज़ाया कर लूँगा। आप मेरे ससुराल चले जाए उधर जाके सबको मिलाया करें। ज़रूर। तो उधर टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। तो अपने आप को ना अनवाइंड करना ज़रूरी होता है। लोग क्या कहते हैं, अनवाइंड नहीं करते, उसी को पका के वो दफ्तर को भी साथ ले आते हैं। दफ्तर से उठे, सिस्टम बंद किया, लैपटॉप बंद किया, उसको वहीं छोड़ के आ जाए। घर क्यों ला रहे हैं? लता सुने, कुछ और सुनना है सुने, कुछ करें, कोई गो टू ए हैप्पी प्लेस। जिस तरह मैं हूँ, मैं देवसाई चला जाता हूँ दिमाग में, मैं अकेला बाइक ट्रिप जा रहा हूँ, देवसाई घूम रहा हूँ, ठीक है, वो तो अलग बात है, मेरी बेगम ने बाद में ताला लगा दिया उससे, लेकिन वो मेमोरी तो मज़े की है ना मेरे पास, ठीक है। सो व्हेन, और या कोई गज़ल सुन ले, अनवाइंड करें, घर जो चीज़ आप, ये नहीं है कि आप गज़ल सुने अगर आपको गज़ल पसंद नहीं है, आपको जो पसंद है। अच्छा, मेरे हस्बैंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं जिस पे बाय द वे शुरू में बहुत लड़ाई होती थी। घर आते थे काम से और अपने स्टडी में चले जाते थे और आधा पौना घंटा उस तरह से ब्रेक लेते थे और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था। मैं कहती थी फैसल, मैं काम से एंटर होती हूँ तो मेरे पे बच्चे चढ़े हुए होते हैं, स्टाफ के मामलात, 1000 चीज़ें होती हैं, बिल ज़्यादा आ गया, फलां हो गया, ये हो गया, फलां चीज़ टूट गई, वो ठीक करानी। मैंने कहा मेरा तो काम से भी ख़त्म होते हुए घर पे भी स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा आप घर आते हो, सबसे पहले स्टडी में घुस जाते हो, म्यूज़िक लगा लेते हो, दरवाज़ा बंद कर देते हो, पहले अपने दिमाग को सीधा करते हो, फिर हमारे साथ आके टाइम गुजारते हो, तो यानी कि मज़ीद आपको 45 मिनट चाहिए घर से दूर। अब मुझे समझ आई है, ऐसा है, मतलब जी यही एग्जैक्ट बात। अब आपने ये लर्न कर लिया कि अच्छा उनको एक स्पेस चाहिए। लेकिन लड़ाइयाँ बहुत हुई मेरी इस बात पे, क्योंकि मेरा पॉइंट ये था कि मेरी ड्यूटी तो खत्म नहीं हो रही ना। बिल्कुल ठीक है, और आपको रिलैक्स करने का टाइम चाहिए। अब ये उनका एक इंडिविजुअल अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था, जैसे उन्होंने कहा कि हमें अपना ख्याल जिम्मेदारी खुद से लेनी है कि अच्छा मैं अपना जो मूड या इमोशन ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो मैं ये लेकर अपने घर ना जाऊँ, अपने बीवी बच्चों के ऊपर वो गुस्सा या वो फ्रस्ट्रेशन ना निकालूँ। लेकिन दूसरी ही साइड के ऊपर अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये सेल्फ लव सेल्फ केयर सीख ली और मैं आज कहूँ कि अच्छा जैसे उन्होंने किया कि वो 45 मिनट ले लेते थे लेकिन उन्होंने आपसे कम्युनिकेट नहीं किया या आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे इस बात को, तो ये बात जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि फैमिली को या जो आपका जिस एंड पर वो सारा इमोशन निकल रहा है वो भी आपको स्पेस दे। जैसे वही बात है। अब जब फैसल ने से मैंने फाइनली फैसले को 2-3 साल बड़ी हमारी इस बात पर लड़ाई होती थी क्योंकि हर रोज़ ऑब्वियसली उन्होंने भी जाना है काम पे, तो मुझे एक दिन फैसल ने कहा कि बेब 1 सेकेंड बैठो। मैंने कहा जी। इससे तुम्हारा जब भी कोई बड़ा प्ले या कोई प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो 1-2 दिन आप एंग्जाइटी में रहते हो ना। मैंने कहा हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो कैरेक्टर से अपने आप को अलहदा करना ये वो। कहता है देखो तुम्हारी एक क्रिएटिव प्रोसेस है, मेरी एक प्रोसेस है। मैं सारा दिन जब कोर्ट में केसेस लड़ता हूँ, काम करता हूँ, कहते हैं इतनी मोटी मोटी 20-20 किताबें पढ़नी पड़ती हैं एक केस की एक लाइन को सीधा करने के लिए। सो बात ये है कि अगर मुझे आधा घंटा नहीं मिलेगा वो पौना घंटा, तो फिर मैं 2-3 घंटे बच्चों को नहीं दे सकता। Exactly. और मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि देखें वो 45 मिनट्स तो लेते हैं लेकिन बच्चे जब तक सोते नहीं हैं, सच्ची बात है, फैसल हसन के साथ बुक्स पढ़ रहे हैं, नूर बानो के साथ उसके हिसाब का खेल रहे हैं, फैसल हमजा के सारे मसाइल प्रॉब्लम्स दिन के जो भी हैं, आजकल हमारा बेटा कमाल भी आया हुआ है बाय माई स्टेप सन, उसके साथ अब वो पूरा टाइम देते हैं फिर। सो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट बात तो करें। ऐसा बिल्कुल है, ऐसा ही है। जब तक हम अपने आप को वक्त नहीं, और ये ना प्रोसेस मर्दों और औरतों का ज़रा मुख्तलिफ होता है। मर्दों को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसलिए बंदे कहते हैं सुकून चाहिए मुझे, शोर ना हो जब काम से आते हैं। क्यों कहते हैं? थोड़ा सा अनवाइंड कर लें, उसके बाद आई एम हियर फॉर यू, जितने भी घर के काम है टैकल कर लेता हूँ, ज़रा से ये साइड पे रख दूँ। क्यों? जिस तरह मैंने पहले इसकी कंपार्टमेंटलाइज, बंदे कहते हैं मुझे ना 10 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो, उसको साइड पे रख लूँ, देन आई एम हियर। लेकिन आउट द डोर मेंटलाइज को, सॉरी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि पहले भी वो उर्दू इंग्लिश वाला मामला नहीं उन्होंने कहा ना डिफरेंट डब्बों में डाल, डब्बे यस, ड्रॉर्स हम कहते हैं कि मतलब एक औरत का दिमाग जो, आई एम सॉरी आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक अवे दिस कन्वर्सेशन फ्रॉम यू,
जो औरत का दिमाग है वो कहते हैं कि वो बेसमेंट है, जिसके वो हॉरर स्टोरी में बताते हैं ना कि नीचे मत जाना क्योंकि वहाँ पे सब कुछ स्कैटर्ड है सॉरी। और हमेशा खातून जो है वो मरती है उस एपिसोड तो में, सब कुछ है। उसमें, हाँ। तो इसकी अच्छी बात यह कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं। मैं इसी मोमेंट आई एम सॉरी, मुझे भी चाहिए होता है वैसे आधा पौना घंटा सांस लेने के लिए। आई एम सॉरी, मुझे भी चाहिए होता है सबको। और ये मैं अब सीख रही हूँ कि अगर घर एंटर होते ही बच्चे गोदी में चढ़ जाते हैं तो शायद मुझे 15-20 मिनट के लिए किसी पार्क, और मैं ये बड़ी देर से सोच रही हूँ और आज की गुफ्तगू के बाद मैं ये ट्राई करूँगी कि काम से फ्री होके जब घर जा रही हूँ, अगर दिमाग वो जो कहते हैं ना शां शां कर रहा है, मैं उसको कहती हूँ शां शां। याद है जब पहले टीवीज होते थे तो टीवी पे वो जब मक्खियाँ आ जाती थी, वो होना शुरू हो जाता, जिसको हम कहते थे स्नो आ गई है या स्टैटिक आ गई है। जब पहले जब पीटीवी जब ऑफ होता था तो वो आ जाती थी स्नो, तो वो दिमाग में ना शां शां होनी शुरू हो जाती है। तो उस शां शां को चुप करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि बंदा घर पे, चलो आप पहुंच गए हैं, उतरें, बाहर 5-10 मिनट 15 मिनट वॉक करें, दिमाग को 0 पे लेके आए, 0 मीटर पे, और फिर एक फ्रेश इंसान बन के अंदर एंटर, यानी कि दरवाजे पे अपने मसाइल छोड़ के आए। जिस तरह सिस्टम बंद किया ना, लैपटॉप बंद किया, इस तरह अपना वर्क वाला बंदा छोड़ के आए। फिर एक सवाल ये भी तो होता है ना कि खवातीन जो स्टे एट होम मदर्स है, होम मेकर्स है, वो क्या करें? ठीक, अच्छा, हमने मेरे घर में काम किया हुआ, हर कुछ अरसे बाद में अपनी बेगम को, बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, हम अपनी बेगम को जाके किसी बड़े मॉल में छोड़ाता हूँ, मैं साथ उनको वॉलेट देता हूँ, कहते हैं बेगम 3 घंटे बाद मुलाकात होगी, अनवाइंड। अब मेरी बेगम कहने लगे जाके मॉल में छोड़ता हूँ, कहता है जा जी ले अपनी जिंदगी जी ले, वापस ना आई। अच्छा नहीं, वापसी ज़रूरी होती है क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं संभाल पाता बच्चे तो 2-3 घंटे मेरी बेगम ना यूँ घूम रही होती। ऐसा भी होता है कभी कभार हम मॉल में जाते हैं और शी नीड्स टू अनवाइंड, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, 4 साल का, 2 साल का। पार्लर छोड़ें, जिसका जो इंटरेस्ट शौक है, उनके पसंद की किसी जगह पर, और कहो कि जाओ यार रिलैक्स करो, और जब वो वापस आते शी इज हैप्पी। अच्छा, अगेन इस लिहाज से वही, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि फैसल ऐसे करते थे, इस लिहाज में फैसल बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि जानी संडे को मैंने सारा दिन जो है ना अपनी फ्रेंड्स और ये वो सारी जो मेरी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि देखें 3 बच्चों की पलटून साथ लेके, आपको पता है जहाँ आपने 4 जगह जाना होता है आप 2 भी नहीं पहुँच पाते। हर बच्चे का अपना मसला, किसी ने कपड़े फाड़ लिए, किसी ने दूसरे का सिर फाड़ लिया, अगला जो है वो भरोसा बैठा आई वांट टू गो होम, तो बंदा पागल ही हो जाता है। सो एवरी नाउ एंड देन, हर 2-3 हफ्ते के बाद मैं कहती हूँ बेब मैंने ना अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खाने पे जाने वगैरह, कहता है गो स्पेंड द होल डे, पार्लर जाओ, जो करना करो, वेरी गुड, मेरे पास है, वेरी गुड। सो द पॉइंट इज, ये बैलेंस अगर हम ढूंढ लेना तो ना घर पे बैठी हुई खातून पागल होगी या घर पे बैठा हुआ मर्द भी, और ना ही काम पे जाने वाली मर्द या औरत तंग होगी। एग्जैक्टली। आई थिंक ये ना 2 लोगों से ज़्यादा ये हमारा ना कल्चरल और सोशल इशू भी है। हमारे जो आसपास के लोग हैं वो ही उस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पे खवातीन का बहुत बड़ा इशू आता है। मर्द अगर रिलैक्स कर भी रहे तो औरतें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और मतलब जहनी दबाव का शिकार होती हैं, और फिर वो सेल्फ मेडिकेट करना शुरू हो जाती है और नफ्सियात की ऐसी दवाइयाँ लेना शुरू कर देती हैं जिसके फिर बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि गलत ले लेती है ना। अब यही जो बात जो आप लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं, सास ससुर या माँ बाप कहते हैं कि उठो काम खत्म करके फिर उन घर आके काम, ये बात बंदे को कहते हैं तुम रिलैक्स करो। ये आज भी कल्चर है, हम माने या ना माने, ऐसा है, ऐसा है। तो यही जो एग्जांपल्स आप लोग दे रहे हैं कि हम लोग स्पेस लें, अब ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और मुझे पता है कि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो ज़्यादातर व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके शायद घरों के अंदर ये चीज़ पॉसिबल ही ना हो कि वो एक बंदा कहे कि जी मेरे पास एक अलग कमरा हो, अलग स्टडी हो और मैं वहाँ पर जाकर रिलैक्स करूँ। और हाँ, हमारे पास बहुत से और तरीके हैं, जैसे उन्होंने वॉक का बताया, जैसे अगर कोई खातून है तो मे बी आप अपना एक अच्छा म्यूज़िक सुन लें थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन वो लोग जो समझेंगे कि यार मेरी तो जिम्मेदारी है कि मैं इसके साथ स्विच ऑफ कर ही नहीं सकती हूँ या कर ही नहीं सकता हूँ, तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आपके आसपास के लोग हैं जो स्पेशली जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे हैं, या आप काम से जब वापस आ रहे हैं तो सिर्फ काम का स्ट्रेस नहीं है, हम तो यहाँ पे सड़कों के ऊपर ट्रैफिक से लेकर हमारा वेदर, हमारे आसपास के लोग जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं आपकी हर बात के ऊपर, मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को बिल्कुल केटर नहीं करी। एक बड़ा फ़नी वाक़या हुआ, मेरा एक दोस्त और मैं, हम लोग दुबई में मिले पिछले साल, और वो अभी क्योंकि नया नया अभी आया और उसने ऐसे ही एक कमरे के अंदर वो बैठे हुए हैं और वो ना पैनिक के अंदर ना अपना फ़ोन लेके यूं फिर रहा है। और मैंने कहा कि क्या हुआ? कहते 4 बजने वाला लाइट चली जाएगी। और मैंने उसको कहा कि भाई यहाँ लाइट नहीं जा रही है। हमें इन सारी बातों से
रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। कभी आप लोगों ने रियलाइज़ किया है कि कभी आप जब किसी ट्रिप पे जाएं आपको 2-3 दिन तो इसी एंजाइटी में निकल जाते हैं कि करें क्या। मेरा मियाँ ये तो लड़ता है, कहते तुम 5 दिन से ज़्यादा निकलती नहीं हो, 2 दिन 3 दिन तुम सेट हो रही होती हो, फिर जाने का वक्त आ जाता है तो तुम्हें ये होता है वापस जाना है। हाँ, एंड में आप क्या कहना चाहेंगे? बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जितना तवाज़ुन। हाँ, तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। तवाज़ुन नहीं होगा और रूटीन नहीं होगी ज़िंदगी की। अगर रूटीन होती है, और जिस तरह आपने कहा ना, हमें ज़्यादा पार्क जाने की ज़रूरत नहीं। आप योगा मैट ले लें, छोटा सा योगा चादर बिछा लें, कुछ स्ट्रेचेस कर लें, कुछ लंबे लंबे सांस ले लें 5-7, जहन को सुकून में रखिए। एक ये मैराथन है ना, लंबी रेस है ज़िंदगी की। हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो हमसे आगे का नहीं खेला जाएगा। सुकून जितना जहाँ से सुकून ले सकते हैं लें, वो वाहिद चीज़ है जो छीन के भी लेनी पड़े तो ले लेनी चाहिए। लालची हो जाए सुकून के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, ब्लेस यू। वक्त का मुकाबला सख्त होता है ज़िंदगी में, अब इस पे भी हम स्ट्रेस और पैनिक कर सकते हैं, लेकिन हम मुस्कुरा रहे हैं और हंसी हंसी ब्रेक में जाएंगे और फिर अपने नेक्स्ट सेगमेंट को शुरू करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, बात बड़ी सिंपल है, जैसे कि अहमद ने कहा कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है हमने, और अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपनी थोड़ी सी जो ज़रूरतें हैं और जो हमारी मांगे हैं उनमें ज़रा डिफरेंस हमें करना चाहिए। हम लोग सोशल मीडिया, ऑनलाइन, दूसरी चीज़ों से इतने ज़्यादा इम्प्रेस होना शुरू हो गए हैं कि बहुत से हमारी ज़िंदगी में मसाइल ऐसे, देखिए एक वक्त था जब लोगों के घर में मतलब एक पंखा और लाइटें ही चलती थी, और उस वक्त बिल्कुल भी आपको वो चीज़ बॉदर नहीं करती थी। अब वही वाली चीज़ें जो हैं हमें बहुत बॉदर करती हैं। सो वी जस्ट थोड़ा सा अपने माइंड को रियलाइन करना है। बच्चों को मोहब्बत प्यार से चले स्पॉइल करें, चीज़ों से स्पॉइल ना करें, उनके अंदर वो चीज़ें ना क्रिएट करें कि आगे जाके वो एक डिप्रेसिव इंसान बने, क्योंकि हर वक्त उनको कुछ चाहिए और दुनिया ऐसी नहीं है कि आपको सिल्वर प्लेटर पे चीज़ें प्रेजेंट करेगी। जो करना है मेहनत से करना है और अल्टीमेटली माइंड को सुकून देना है, जो दोनों हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सो ब्रेक के बाद मिलेंगे, एक खूबसूरत नगमा सुनते हुए ब्रेक से वापस आएंगे। और पानियों पे चलें, हमारी पाक नेवी। आई कांट टेल यू व्यूअर्स के इवन दो बहुत से लोग जब आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो लोग बात करते हैं एयरफोर्स को ज्वाइन करने की या आर्मी को ज्वाइन करने की, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अब क्योंकि मीडिया का बंदा हो और विजुअल्स पे हम जाते हैं तो जो एक लुक आती है हमारे नेवी ऑफिसर्स की वो इतनी एलिगेंट है, और अगर मैं कहूँ कि ग्लैमरस भी है तो ये बात गलत नहीं होगी। एंड हमने ये जो लगातार 3 दिन शोज़ किए हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उसका रीज़न ये है कि व्यूअर्स हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो इस तरफ आएँ और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें, और पाक नेवी को ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट्स हैं और पाक नेवी की कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पाकिस्तान, टू नेशन बिल्डिंग, आज हम इस पे बात करेंगे। आइए मिलते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर शबीना कंवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीना जी, आपका नाम जो है ना ज़रा मुश्किल है। मैं बड़ी एक्साइटेड हुई कि आज सबीना आ रही हैं, फिर मुझे समझ आई कि इट इज़ शबीना। इसका मतलब क्या है? इट्स बेसिकली जो कुरान की रेसिटेशन होती है इन द लास्ट अशरा ऑफ रमज़ान, सो उससे कुछ इंस्पिरेशन है इस चीज़ की। बड़ा खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। आप सॉफ्टवेयर खुद भी बड़ी खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, प्रेजेंटली पोस्टेड एज स्टाफ ऑफिसर IT एट द पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है कमांडर मोहम्मद उस्मान ने। आप प्रेजेंटली पोस्टेड हैं एज एन इंस्ट्रक्टर एट द पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, आप भी बड़े हैंडसम है, लेकिन ऑनर अगर कहो तो लोग कहते हैं कि देखो उसने लड़के को हैंडसम कहा, तो मैं लड़कियों की ज़्यादा तारीफ करती हूँ, बट दिल में मैंने यही सोचा कि आज दोनों जो हमारे ब्रिलियंट पाकिस्तान नेवी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। सबसे पहले तो आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। पाक नेवी को मुबारक हो। आज के दिन को मनाने का मकसद, सबसे पहले तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी, उसके बाद ऑफ कोर्स नेवी के बारे में मैं चाहूँगी कि जो बहुत से लोगों को बातें नहीं पता, आज हम वो भी क्लैरिफाई करें, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नेवी सिर्फ पानी से ही कनेक्टेड है।
जी। और अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप नेवी ज्वाइन कर लें। मुझे एक्चुअली किसी ने एक दफ़ा बात की थी और मुझे इतना प्यार भी आया और हंसी भी आई। उनका मैं दिल बड़ा चाहता है कि मैं नेवी को ज्वाइन करूँ, लेकिन वो स्विमिंग नहीं आती। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा पूछेंगे कभी कि स्विमिंग आनी ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से सर आप क्या करेंगे और फिर मैडम आपकी तरफ आएंगे। जी आज का दिन यौम बहरिया के नाम से मनाया जाता है और ये दिन हमें 1965 के उस जज्बे और जोश की याद दिलाता है जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तान बहरिया ने एक दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाया था और उनकी जो जारहियत थी उसका भरपूर जवाब दिया था। स्पेशली टॉकिंग अबाउट द नेवी डे, ये दिन हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान बहरिया की इस ऑपरेशन की जिसमें हमने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की डेमॉन्स्ट्रेशन की थी और उसका भरपूर मुजाहरा किया था और उसकी बिना पे जो 1965 की जंग के जो नताइज थे उस पे उसका एक गहरा असर हुआ था। दुश्मन अपने पानियों तक महदूद हो गया था और ये इसके साथ साथ ये दिन हमें अपने शहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है कि जिनके मरहून मिन्नत हम आज एक आज़ाद और पुरफ़िज़ा मुल्क में परवान चढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जिस तरह सर ने कहा मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि इस दिन 1965 में आज के दिन जो हमारे ऑफिसर्स और जवान ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेके मतलब दुश्मन के पानियों में जाके उनको बॉटल नेक कर दिया कि दे वर नॉट एबल टू कम आउट। एंड सेकेंडली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उनकी मतलब ये भी एक हमारी वॉर प्री प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा था कि उन्होंने एक ऐसी साइट का सिलेक्शन किया जो कि दवारका, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को ऑपरेशन दवारका भी कहा जाता है कि दवारका जो उनकी जगह थी जहाँ पे उनका एक रडार स्टेशन था कराची से 350 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे जाकर और विद इन 4 मिनट्स दिस होल ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड और उस रडार को तबाह कर दिया जिसकी वजह से जो दुश्मन की एयर मूवमेंट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और सेकेंडली जो हमारी गाजी सबमरीन थी उसने दुश्मन को इतना ज़्यादा मतलब डरा के रखा कि वो अपने पानियों से बाहर ही नहीं निकल सके कि दे वर नॉट श्योर कि सबमरीन कहाँ पे है। उसके डर से वो वहीं पे जो है ना कैद हो गए थे। बिल्कुल एक्चुअली होता ही है ना कि व्यूअर्स एयरफोर्स के विजुअल्स हमें मिल जाते हैं, आर्मी के विजुअल्स मिल जाते हैं, नेवी का काम ही कुछ ऐसा है कि इतने हमें वो विजुअल्स मिल नहीं पाते जो हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। और वही वाली बात है ना, ऑडियो विजुअल का ज़माना है तो व्यूअर्स जो देखते हैं उसी पे उनके कमेंट्स आते हैं। लेकिन एक और बात जो मुझे पढ़ के बड़ी खुशी हुई क्योंकि आज के दिन की जब तैयारी कर रहे थे शो की कि पाकिस्तान की नेवल फोर्स जो है इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट नेवल फोर्सेज इन द वर्ल्ड। यस अनडाउटेडली। और कहने को हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बिल्कुल बट वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका पानी, आपकी हवा और आपकी ज़मीन तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्टेड हों बिल्कुल क्योंकि तीनों में से कहीं से भी कोई भी अटैक आ सकता है। बेसिकली नेवी इज़ लाइक 4 डायमेंशनल फोर्स। सो वी हैव आवर एविएशन विंग प्लस अंडर वाटर। अच्छा अभी हम आगे बढ़ें, अभी हमने इस पे नहीं जाना। सबसे पहले मैं आपकी पर्सनल स्टोरीज जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने नेवी, पाक नेवी को क्यों ज्वाइन? भाई आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना था, एयरफोर्स कर सकते थे, आर्मी कर सकते थे, किसी भी एरिया में जा सकते थे, यू कुड हैव जॉइंड द पुलिस एज वेल। व्हाई पाकिस्तान नेवी? आपकी पर्स और उस्मान साहब मुझे आपको वो नहीं चाहिए आपसे कि जो हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते हैं, मैं आपका जेन्युइन दिल का रीज़न जानना चाहती हूँ। जी आई बिलीव जो मैं भी थोड़ा सा मैं जज्बाती भी हो जाऊं बट दिफाए वतन का जो जज्बा है जैसे आपसे बात हो रही थी कि वो इस मुल्क के बच्चे बच्चे में उसकी उम्र के साथ परवान चढ़ता है। बिल्कुल। आई रिकॉल मेरे नाना हमें अपनी वॉर स्टोरी सुनाया करते थे। ही वाज अ सोल्जर इन द मिलिट्री एंड हम हमेशा बड़ा उसको चेरिश करते थे। तो देन फिर जब हम लाइक फॉर मी joining armed forces was again as a young Pakistani, it was a dream, no doubt. College mein I studied at FC College Lahore. One day I saw young officers and the sailors in white uniform and they were inspiring for me and I thought like let's interact with them and that day onward I am here और फैमिली में कोई नेवी में नहीं? No, I am the first one जिसने नेवी ज्वाइन की and my mother like even के हमारी फैमिली में nobody has, क्योंकि नेवी का ज़्यादा ताल्लुक समंदरों से है,
तो डर ज़्यादा लगता है ना? डर भी है यू नो के, और दूसरा ये था कि फैमिली के लिए स्पेशली यू नो अवे फ्रॉम होम, लाइक यू हैव टू बी along the coast, you know, mostly Navy is based in coastal areas, Karachi, एरियाज। और वही वाली बात है ना कि जब आप लोग निकलते हैं अपने ऑपरेशंस वगैरह के लिए, देखिए आप फैमिली को तो लेके जा सकते हैं एक हद तक, उसके बाद आप पानी पे तो नहीं साथ लेके जा सकते हैं अपनी ऑपरेशंस में और डिफरेंट मामलात के लिए और ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए, तो ऑब्वियसली एक सैक्रिफाइस होती है। बट आर्म्ड फोर्सेस से है कोई और फैमिली में? नहीं, मेरे नाना थे। वाओ, वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, ये एक दिल से एक जज्बा आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी फैमिली जो आर्म्ड फोर्सेस से होती है, और उनमें से कुछ 2-4 लोग होते हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कहते हैं जी हम कुछ और कर लेंगे मुल्क के लिए, हम ये नहीं करना चाहते। बट नाना के बाद इस तरह करके आके निकलना, बट आई बिलीव पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो आई थिंक हमारे जो हमारी मुसल्लह अफवाज का एक ये तो इम्तियाज़ ये भी है कि हमारी जो यूथ है वो हमेशा से वी हैव नेवर बीन यू नो शॉर्ट ऑफ वॉलंटियर्स टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, और यही वो जज्बा है जिसमें हमारे अफसरान और जवान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। और इस मुल्क की हिफाजत के लिए आप देख लें कि पिछले 2 डेकेड्स में हमने इंटरनल फ्रंट पे भी कभी भी जब ज़रूरत पड़ी है वतन को हमारी जानों के नजराने की, तो किसी भी जवान ने और अफसर ने उसमें कोई कसर उठा के नहीं रखी और सबसे पहले फोर फ्रंट रहा है। और यही आई थिंक मजबूत मसल्लह अफवाज किसी भी मुल्क के दिफा की ज़ामिन होती हैं, और हमने उसको प्रूव किया। मैडम आप क्या कहेंगे, आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी मैं ये कहूँगी इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम, इट वॉज़ ऑलवेज़ माई पैशन। क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 2 भाई आर्म्ड फोर्सेस में, मेरे सबसे बड़े भाई ग्रुप कैप्टन है पाकिस्तान एयरफोर्स में, उनके बाद वाले भाई ही इज़ अ कमांडर इन पाकिस्तान नेवी। तो वो दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे बचपन से, उनको यूनिफॉर्म में देखना, उनकी लाइफ को देखना, डिसिप्लिन को देखना, तो मुझे शौक शुरू से ही था, बचपन से ही था। लेकिन घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? ऑफ कोर्स बीइंग अ फीमेल और बीइंग फर्स्ट फीमेल टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस थोड़ा सा कन्विंस करने में। you're the first girl, माशाल्लाह। आई एम द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम माई फैमिली हु हैज़ जॉइंड आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान नेवी। तो जैसे कि हमारे यहाँ पेरेंट्स जो होते हैं वो फीमेल्स के लिए थोड़े ज़्यादा टची होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं कि भाई आप तो बिल्कुल, मतलब आप लोग भी ठीक है, लेकिन हम ज़रा ज़्यादा माँ बाप के लाडले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माई फादर वॉज लाइक इट विल बी टफ, सो मतलब उन्होंने दे नेवर पुश्ड मी, इट वॉज ऑल माई चॉइस। मतलब मैंने खुद से अपनी मर्ज़ी से अपने शौक़ से ज्वाइन किया। और आई थिंक कि फोर्सेस के लिए जब आपके अंदर जज्बा होता है, आपका अपना शौक होता है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज इट्स रियली टफ। और फिजिकली फिटनेस जो है वो बहुत टफ। अब हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे आप जा रही थी कि आर्म्ड फोर्सेस में डिफरेंट हम जब उसका सोचते हैं एयरफोर्स का, तो हम जहाज़ सोचते हैं, आर्मी का सोचते हैं ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं। नेवी का सोचते हैं सिर्फ पानी दिमाग में आता है, और बहुत से लोग ये सोचते भी हैं कि नेवी में शायद काम कम होता है। तो ज़रा सा एक्सप्लेन करेंगे सर, क्योंकि जैसे कि वो बता रही थी कि 4 डायमेंशनल है, व्हाट इज़ द डायनामिक्स? जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, और प्लीज़ आप लोग मिल के एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर रह जाती है तो एज ए डिस्कशन। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए किसी भी मजबूत नेवी की तरह, एक मॉडर्न नेवी की तरह पाकिस्तान नेवी भी एक बैलेंस्ड फोर्स है, जो कि एक 4 डायमेंशनल फोर्स है। द मेन डायमेंशन, द फर्स्ट डायमेंशन इज़ द सरफेस फ्लीट, जिसमें आप पानी की सतह पे जो हमारे बहरी जहाज़ हैं उनको देखती हैं, जो कि सी में पेट्रोलिंग करते हैं, जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो समुद्री बहरी तजारत के रास्ते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, और जो हमारी साहली सरहदें हैं उनकी हिफाजत के ज़ामिन हैं। जो अगली डायमेंशन है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा एविएशन फ्लीट है। नेवी में वी हैव रोटरी विंग एयरक्राफ्ट्स, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एंड एज वेल एज वी हैव लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, जो हमारी समंदरी सरहदें हैं, जो हमारे एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन हैं, राउंड द क्लॉक वी आर मेंटेनिंग सर्विलेंस उस एरिया में, ताकि जो हमारी जो So ये नेवी के पायलट्स हैं? जी, How interesting. एग्जैक्टली, इट्स अ सेकंड डायमेंशन ऑफ द नेवी, जो कि मुसलसल समंदरी पानियों की निगरानी करते रहते हैं, ताकि कोई भी वहाँ पे मिस एडवेंचर का सोच भी ना सके और आपकी प्रिपेयर्डनेस रहे। सही। जो तीसरी डायमेंशन है वो हमारा दैट इज़ कॉल्ड इज़ द ऑफेंसिव पंच ऑफ द नेवी, बिकॉज वो डीप डाउन इन द वाटर्स पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन फोर्स है वो डिप्लॉयड होते हैं, और ऑफेंसिव इसलिए कहा जाता है कि हमेशा वो दुश्मन के पानियों में ऑपरेट करते हैं, और अगर कोई
कोई ऐसा मौका आता है तो वो पाकिस्तान नेवी की ऑफेंसिव जो कैपेबिलिटी है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन का फर्स्ट ईयर होते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान नेवी की जो चौथी जहत है, जो स्पेशल फोर्सेस एंड पाक मरीन्स, जो हमारे साहली इलाका जात हैं उसकी एक पेक्यूलियर एनवायरनमेंट है, मार्शी एरियाज़ हैं, अनलाइक लैंड एंड सी, इट्स अ डिफिकल्ट बीच की जगह होती है। एग्जैक्टली। तो उसमें मरीन्स डिप्लॉय होते हैं, वो उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं जो कि स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं, वो इसमें शामिल हैं, जिनको आम फहम में कमांडोज कहा जाता है, सील्स, नेवी सील्स कहा जाता है। So we've got the Navy SEALs also. So basically आप लोग तीनों एरियाज को कवर करते हैं। फोर डिफरेंट, मतलब एज इन मतलब जो लैंड, वाटर, व्हाटएवर। अच्छा, क्या सिर्फ आप फिजिकली लड़ने के लिए या वो जैसे कि आपने कहा ना कि इन द वाटर या इसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं? एरियाज क्या क्या हैं फॉर यंग पीपल टू गेट इन? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, एक बड़ा मासूमाना सवाल था स्विमिंग वाला, कि अगर आपको स्विमिंग आती है तो तब आप नेवी को, मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है नेवी को ज्वाइन करने की? इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव गॉट द मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स, तो आप नेवी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर्स इन एजुकेशन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, दे कैन ज्वाइन द एजुकेशन ब्रांच। शी इज टॉकिंग अबाउट द फीमेल ऑफिसर्स। द फीमेल ऑफिसर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, मतलब अदर देन द मेल कैडेट एंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स। फीमेल ने मास्टर्स करना होता है। उसके अलावा मेडिकल ब्रांचेस को ज्वाइन कर सकती हैं एज अ डॉक्टर, IT को ज्वाइन कर सकती हैं लाइक मी, एंड लॉयर्स हैं हमारे पास, फार्मासिस्ट हैं। तो लाइक जिस तरह पाकिस्तान में अभी हर जो है हमारे जितनी भी हमारी प्रोफेशंस हैं उनके अंदर फीमेल्स हैं, इसी तरह नेवी के अंदर भी फीमेल्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे मैं उस्मानिया जानना चाहूँगी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर कोई यंग बंदा नेवी को ज्वाइन करना चाहता है, लड़का, लड़कियों का तो हमें क्लियर होगा, अगर बॉयज़ ज्वाइन करना चाहते तो किन किन एरियाज़ में ज्वाइन किया जा सके? आपने बताया, एक्सप्लेन तो किया है, बट इनिशियली जब अप्लाई करना होता है वो एप्लीकेशन की बड़े लोगों को समझ नहीं आती, जो जिनके घर में या फैमिलीज़ में ये सिलसिला ना चला हो, उनके पास तो नॉलेज नहीं होती। तो ये आप हमें गाइड कीजिएगा। एंड देन ऑफ कोर्स जो आप लोग बहुत ज़्यादा फलाही काम कर रहे हैं, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं टू द पाकिस्तान नेवी, और क्या ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ आज हमारे साथ हैं, हमारे ऑफिसर्स हमारे साथ हैं। आइए अब गुफ्तगू को वहाँ पे लेके जाते हैं जो जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी। आपको याद है सर? जी, आप आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो क्या क्वालिफिकेशंस, अगर कोई यंग लड़का ज्वाइन करना चाहता है, लड़कियों की तो हमने ब्रेक से पहले बात करी। जी, नेवी में जो बेसिकली 2 इंडक्शन स्कीम्स फॉलो होती हैं फॉर द ऑफिसर्स एंड फॉर द सेलर्स। ऑफिसर्स के लिए जो प्री रिक्विजिट इज़ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ओके। यस, आफ्टर इंटरमीडिएट दे कैन अप्लाई जस्ट लाइक अदर आर्म्ड फोर्सेस। नेवी में एवरी ईयर देयर इज़ अ रिक्रूटमेंट कैंपेन जिसमें पब्लिसाइज किया जाता है थ्रू नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, and then there is a complete induction process। उसमें जो कुछ प्रिलिमिनरी आपकी तालीमी काबिलियत के टेस्ट हैं, उसके अलावा और जिस्मानी तौर पे भी अगर आप कर सकते हैं। जी, मेडिकल टेस्ट हैं। उसके बाद एक इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड तश्कील दिया जाता है जिसमें जो उम्मीदवार है वो अपीयर होता है, और उसमें 3 से 4 दिन में अगेन आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस, आपकी जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसका टेस्ट लिया जाता है, और आपसे इंटरव्यू किया जाता है। आपकी ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको जांचा जाता है, और उसके बाद एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट कंपाइल की जाती है, और आपको अगर आप उन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरते हैं तो आपको सिलेक्ट किया जाता है। इसी तरह जवानों के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है हर साल।
उनकी इंडक्शन होती है, एक कैंपेन चलाई जाती है और जो तालीमी आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ उस टाइम पीरियड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए एक एज लिमिट है, ऑफिसर्स के लिए भी और जवानों के लिए भी एक स्पेसिफिक कि आपको इंडक्शन के बाद एक आप कह लें कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग के मरहले से भी गुजरना पड़ता है और उसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उसके मरहले से भी गुजरना पड़ता है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ एज की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट करना ज़रूरी है उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। तो इस वजह से वो एक खास क्राइटेरिया डिफाइन किया गया। अच्छा, अब चलते हैं टूवर्ड्स एक बहुत ही बचकाना सवाल जो पूरी दुनिया आपसे पूछती होगी, यूनिफॉर्म को साफ़ कैसे रखते हैं? क्योंकि आप लोगों को ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए डिटर्जेंट के एड्स का। क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज़ देखती हूँ कि मतलब वो जैसे कि अब आप आई, मैं आपको गले लग के मिली और फिर मैंने सोचा हाय कहीं मेरे को इट्स मतलब माशाल्लाह इट्स सच अ ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म बट इट्स प्योर वाइट। हाउ डू यू गाइस मैनेज? I think it's the training. Yes. We all come from different background से आते हैं, different इलाकों से आते हैं, but जब हम नेवी में आ जाते हैं तो नेवी की ट्रेनिंग हमें उस सांचे में ढाल देती है जिसमें अपने यूनिफॉर्म को मेंटेन करना, अपनी चीज़ों को मेंटेन करना, अपने आप को तो बेसिकली मैडम मेरे जैसा जंगली नहीं इसको ज्वाइन कर सकता। ट्रेनिंग कुछ इस तरह से जो है ना वो डिज़ाइन की गई है कि हर बंदे को वो एक सांचे में ढाल देते हैं। वो कहते हैं ना कि फ़ौज में जो है ना उसके अंदर उसकी ट्रेनिंग ही इस तरह की है कि जो आपके वीक एरियाज़ होते हैं ना वो सबसे पहले उन्हीं को कवर अप कर रहे होते हैं। सही। तो आई थिंक ट्रेनिंग के टाइम पे जो स्टार्टिंग टाइम था वो सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म ही मेंटेन करना सिखा रहे थे। अच्छा। और इसी पे सबसे ज़्यादा पनिशमेंट्स भी होती हैं। हाय फिर मुझे ज्वाइन ही कर लेती तो शायद मेरे बहुत से कपड़े बच जाते हैं। नेवी का यूनिफॉर्म सफ़ेद होने का एक जो राज ये भी है कि जो शिप्स हैं, जो सबमरीन्स हैं, बड़े कन्फाइंड जगह होती हैं और एक कल्चर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि अगर आप अपने आप को, अपने यूनिफॉर्म को मेंटेन करेंगे तो आप अपने जहाज़ को, अपनी सबमरीन को, अपने प्लेटफॉर्म को भी उसी तरह मेंटेन करेंगे। वही वाली बात है ना, नीट एंड क्लीन रहना, साफ़ सुथरा रहना। अब छोटी सी बात है, इतनी सी जगह पे हैं, अगर आप अपनी बॉडी का हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं तो स्मेल, बैक्टीरिया, ओडर, ये बहुत से मसाइल जो हैं वो हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वन ऑफ द मेन पर्पसेस के आप अपने जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइजीन को मेंटेन करना, तो ये इट्स नेवल कल्चर का एक हिस्सा है सफाई। और अच्छा, अब नेवी बहुत से अमेजिंग काम भी कर रही है, मैं चाहती हूँ कि हम उसके बारे में भी बात करें। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि दिफा, जी, जस्ट प्रोटेक्शन एंड सर्वेलेंस, बस, बट दैट्स नॉट इट। जी मैडम, आप और आप दोनों से सबसे पहले मैं एजुकेशन एंड मेडिकल सेक्टर में बताना चाहूँगी कि जिस तरह हमारे पास हर साल एक ये होता है कि फ़्लड आ जाते हैं, तो उसमें जो फ़्लड रिलीफ कैंप्स होते हैं उसमें नेवी अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। उन एरियाज़ में पहुंचना जहां पर कोई और नहीं पहुंच सकता, वहां पे नेवी एक्सेस करके वहां के लोगों को मेडिकल एड प्रोवाइड करना, इसके अलावा भी हर किस्म की उनकी जो है ना वो सहूलियात उन तक पहुंचाना। इसके अलावा जो हमारा कोस्टल लाइन है लाइक गवादर और मारा और इस तरह के जितने अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे नेवी ने एक बहुत अच्छा इकदाम ये किया है कि वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल की जो है ना वो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स कायम किए हैं, कैडेट कॉलेज और मारा कैडेट कॉलेज। तो उसके अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वहाँ के लोकल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है अप टू द मार्क। जो मतलब पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है वहाँ के लोगों को भी वो दी जाए। प्लस हमने दरमांजा के नाम से एक हॉस्पिटल कायम किया और मारा में, तुरबत में, ये वो जगह हैं जहाँ पे लोगों को मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ उस लेवल की नहीं होती। तो नेवी ने वहाँ के लोकल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दैट मेडिकल सर्विस इज़ फॉर एवरीबडी, और वहाँ पे मेडिसिन से लेके ट्रीटमेंट से लेके एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर बलूचिस्तान एरिया स्पेशली। और इसके अलावा मुल्क भर में हमारी जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल फ्लड्स के टाइम पे वो वहाँ पे जाके उनकी हेल्प की जाती है। प्लस हमारी एक्सरसाइज जो अभी फरवरी में हुई अमन एक्सरसाइज, मैं सर आपसे जानना चाहूँगी। जी, जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल शबीना ने बताया कि एक तो मुल्की सतह पे अपार्ट फ्राम जो हमारा कोर टास्क है एक वॉर फाइटिंग, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, स्पेशली जो हमारे साहली इलाका जाते हैं और जो कि वहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनके लिए तालीमी सहूलतें और हेल्थ बेसिक बुनियादी सेहत की सहूलतें नेवी फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कर रही है। इसी ज़मीन में पाकिस्तान नेवी ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको हम स्पॉन्सर अ चाइल्ड स्कीम कहते हैं, जिसके तहत पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवान
एक बच्चे को तालीम को स्पॉन्सर करते हैं और अपने रिसोर्सेज में रहते हुए कंट्रीब्यूट करते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन से उस बच्चे की प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल तक की तालीम को स्पॉन्सर किया जाता है। बच्चे के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, स्पेशली जो हमारा साहली इलाका जात है, बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके हैं, वहाँ से जो बच्चे और उनकी तालीमी अखराजात हम इस स्कीम के तहत ख़ुद बर्दाश्त करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे नेवी बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है। हमारे रीजन में जहाँ पे भी मैरीटाइम कंटीजेंसीज होती हैं, आपने सुनामी का सुना होगा। इनफैक्ट पाकिस्तान नेवी वाज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड सुनामी इन मालदीव्स, जब वो ये आफत आई थी। मालदीव्स, थाईलैंड, वो सारी साइड पे हुआ था। जी, एंड आफ्टर दैट वी इनिशिएटेड अ फुल फ्लैज कैंपेन जिसमें पाकिस्तान बहरिया के 2 जहाज़ मेडिकल टीम्स और राशन के साथ श्रीलंका एंड इंडोनेशिया में पहुँचे और वहाँ पे मेडिकल कैंप्स और लोगों को रिलीफ गुड्स प्रोवाइड की। इसके अलावा जो हमारे जहाज़ वक्तन फ़वक्तन खैरसगाली दौरों पे और ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट पे भी जाते हैं, और जब वो वहाँ पे मौजूद होते हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी की सपोर्ट के लिए, अगर अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए मेडिकल कैंप्स का इनेकाद भी किया जाता है। मुल्की सतह पर अपार्ट फ्राम एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, जो मैरीटाइम कंटीजेंसीज़ हैं, स्पेशली जो सी पोल्यूशन है, सी इन्वायरमेंट को, समंदरों के पानियों को साफ़ रखना, इस कैंपेन में पाक बहरिया भरपूर हिस्सा लेती है। हर साल हम जो एक्सरसाइजेस प्लान करते हैं जिसमें अगर कोई मरीन कंटीजेंसी, स्पेशली ऑयल स्पिल होता है, उसकी कंटीजेंसी प्लानिंग कैसे की जाती है। तो नंबर ऑफ़ एवेन्यूज़ हैं जिसमें वॉर फाइटिंग के अलावा पाक बहरिया अपना किरदार अदा कर रही है। अच्छा, और आप लोग ट्रेनिंग्स के लिए भी बाहर जाते हैं और आप लोगों के पास भी बाहर से दूसरे ममालिक के लोग भी आते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे? क्योंकि आप लोगों का माशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बड़ा अच्छा होता है। जी बिल्कुल, नेवी एक ऐसी फोर्स है जिसमें कि रीजनल एंड एक्स्ट्रा रीजनल लेवल पे हमारी रीच है। समंदर की आपको पता है कि कोई बाउंड्स नहीं कोई है, लिमिट्स नहीं। तो वी ऑल कनेक्टेड, वी आर द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड थ्रू सीज़। तो इसी बिना पे जो पाक बहरिया है वो कनेक्टेड है रीजनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। इस ज़मन में इसी साल फरवरी में 2023 में पाक बहरिया ने एक कसीरुल मुल्की मश्क का इनकाद किया गया था जिसको एक्सरसाइज अमन के नाम से, टुगेदर फॉर पीस जिसका मोटो है, उसके इस एम के तहत इसको इनकाद किया गया था। आपको मैं बताता चलूँ कि 50 ममालिक की बहरी अफवाज के प्लेटफॉर्म्स, उनके दस्तों ने इसमें शिरकत की थी, और मकसद यही था कि अमन का प्रमोट करना। वी आर टुगेदर फॉर पीस। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाक बहरिया इस ज़मीन में अपना किरदार अदा करती रही है और किरदार अदा करती रहेगी। हाउ वंडरफुल। अच्छा, अपना मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस विद द नेवी आपसे शुरू करते हैं। सबसे यादगार कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी मोमेंट, कोई ऐसी चीज़? वैसे तो बहुत सारे हैं, बिकॉज एवरी डे देयर इज़ अ न्यू चैलेंज, एवरी डे इज़ अ न्यू एडवेंचर। यस बिल्कुल, इट्स फुल ऑफ एडवेंचर। सर्विस जो है वो है ही पूरी एडवेंचरस, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द डे आई पास्ड आउट, तो वो एक अचीवमेंट थी जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने पेरेंट्स की आइज़ में वो प्राउड देखा कि वो उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म में देख के जिस तरह से, मतलब दे हैव दैट प्राउड, उनका सारा डर घबराहट वहीं पे निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, कि फाइनली शी डिड इट व्हाट शी सेड। फिर उसके बाद हमें जिस तरह से हमारे पास एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, तो उसमें बिकॉज एक जो फोर्सेस ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हम जो है ना वॉर प्री प्रिपेयर्डनेस में रहते हैं, तो एवरी टाइम देयर आर नंबर ऑफ़ एक्सरसाइजेज जो हमें कराई जा रही होती हैं टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। जैसे कि 1965 में भी यही था कि बिकॉज वी वर प्री प्रिपेयर्ड, सो दैट्स वाई हमने उनको इस तरह से रिस्पॉन्स किया। तो उन एक्सरसाइजेस के टाइम पे हमें डिफरेंट टास्क असाइन होते हैं, तो उन टास्क को जब हम टाइमली कंप्लीट करते हैं और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफ़िल करते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि ओके नाउ दिस इज़ वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। एंड अगेन क्योंकि नेवी इज़ बेसिकली अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस फोर्स, और इसमें मतलब कंटिन्यूसली एक टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की ज़रूरत है, और इस बात को हमारी गवर्नमेंट ने भी फील किया, और जिस पे हमारे पास बहुत से न्यू प्लेटफॉर्म्स इंडक्ट हुए। तो एवरी टाइम व्हेन अ न्यू प्लेटफॉर्म कम्स, इट कम्स विद न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है जब हम उसको देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा होता है कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो दुनिया की तमाम फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? जी, नेवल कैरियर में जो मेरे लिए बड़ा यादगार लम्हा था,
वो आपके चेहरे से ही पता चल रहा है कितना यादगार है, इतनी बड़ी स्माइल है माशाल्लाह। जी, आई हैड द यूनिक ऑनर ऑफ कमांडिंग अ मिसाइल कॉर्वेट, तो यू नो सब बताएं। तो यू नो कि जो कमांड है ऑफ ए सरफेस प्लेटफॉर्म वो नेवी में एक बहुत प्राइड उसको लिया जाता है उस तरीके से। एंड आई हैड द ऑनर टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान नेवीज रिस्पांस फोर्स इन द पोस्ट पुलवामा स्टैंड ऑफ। यू नो जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो अगेन हमारी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि यू नो निकले ना। एग्जैक्टली, यू नो कि जिस चीज़ के लिए हमने तैयारी की है तो कभी ऐसा मौका आए तो हम उसमें अपना जो हमने ट्रेनिंग ली है, जिस नेवी ने जिस चीज़ के लिए हमें तैयार किया है और हमारी कौम की जो तवक्कुआत हैं इस मुल्क के दिफा के लिए, उसको हम उस पर हम पूरा उतरें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर रेडी। अगर अग्रेशन हमारा दुश्मन उसको उस लेवल तक लेके जाता है तो वी वर एवर रेडी टू रिस्पॉन्ड। ख्वाहिश तो कमांड पे थे तो टेंशन किस बात की थी? जी जी बिल्कुल, ख्वाहिश तो थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो जो मेरे पास जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूं अक्रॉस द बॉर्डर। बट वो एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से, यू नो एक जिम्मेदार नेवी की हैसियत से वी हैड यू नो प्लेड आवर रिस्पॉन्सिबल रोल और हमने उस कैंपेन को कंटेन किया। बट उसकी तैयारियों में देन आई हैड द चांस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग माई फायर पावर, जिसमें एक लाइव वॉरहेड के साथ आई हैड द ऑनर टू फायर अ मिसाइल ऑन टारगेट विद 100% एक्यूरेसी। और जिसने हमारे मोराल को बहुत बूस्ट किया और अगेन मेरे लिए बड़े ऑनर की बात। और फिर ये वाली स्माइल एक परमानेंट हो गई कि जब भी मैं इसके बारे में बात करूँ चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। भाई वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। देखिए, चाहे हमारे मुल्क में कोई आफत आए, चाहे हमें कोई अटैक करे, चाहे जनरली हमारी आवाम को किसी हेल्प और सपोर्ट की, चाहे तालीम की हो, हेल्थ की हो, आप लोग हर लेवल पे हाजिर हैं। और वी आर सो ग्रेटफुल एज पाकिस्तानीज फॉर योर सर्विस एंड फॉर योर कंट्रीब्यूशंस। थैंक यू सो मच। आई बिलीव वी आर ऑनर्ड दैट जो हमारे अंदर ट्रस्ट रिपोज किया जाता है अपनी आवाम की तरफ से, हम उनकी तवक्कुआत को यू नो पूरा उतरने में हमेशा कामयाब रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का छोटा छोटा मैसेज मैंने लेना है, लेकिन किचन में जल्दी से नज़र डाल देते हैं, वो भी पड़ी हैं राहों में। तो जी डन है बटर चिकन और साथ मैंने रायता, ज़ीरा रायता और साथ कचूमर सैलेड सर्व की है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और हमने आपके ऑनर में वाइट बर्तनों में और फिर ऊपर से हमने क्रीम भी डाल दिया, हमने वाइट कर दिया है। सो एंड में जस्ट अ फ्यू लाइंस हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर करने के लिए। आज के दिन की मुनासबत से मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी तमाम आवाम को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी फ़ौज जो है वो आवाम के दम से और आवाम जो है वो फ़ौज के दम से, तो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। सो जिस तरह हालात कभी अच्छे कभी बुरे हर तरह के रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह 1965 में वी मेड इट, वी केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। ऑल वी नीड इज़ टू वर्क टुगेदर। हम अपने फ़ौज और आवाम को मिल के काम करना चाहिए। प्लस जो इंसान जिस जगह पे है वो अपना रोल एक अच्छी तरह से प्ले करे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। क्या बात है, थैंक यू। जी सर। जिस तरह आपने एक यादगार लम्हा मुझे बताने का मौका फ्राहम किया, इसी तरह मेरे लिए जो एक चैलेंजिंग लम्हा था जिसमें एक मैसेज छुपा है हमारी यूथ के लिए, ऑडियंस के लिए, उसको शेयर करना मैं मुनासिब समझूंगा। वाइल आई वाज, जब मैं पोस्ट पुलवामा स्टैंड ऑफ में डिप्लॉयड था अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा होते हुए, तो मेरी मदर जो हैं शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था यू नो कि वाइल जो मुल्की सरहदों पे जो हालात हैं ऐसे हैं कि, और मैं जब मुझे अपनी वालदा की वो बातें याद आती हैं कि जब मैं उनसे कहा करता था कि मुझे मौका नहीं मिल रहा आपकी खिदमत करने का, एंड शी यूज्ड टू से कि बेटा दिफाए वतन की जो अहम जिम्मेदारी आप अदा कर रहे हैं वो एक माँ की खिदमत से बहुत बढ़कर है। वेल दैट इज़ द प्राइस वी मैन इन यूनिफॉर्म पे टू डिफेंड द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री यू नो। तो यूथ के लिए यही मैसेज है कि अपने अपने लेवल पे, अपने अपनी डोमेन में मायूसी को छोड़ कर एक अपना रोल प्ले करें। बारिश का वो पहला कतरा बने जो एक बंजर ज़मीन को सैराब करता है और उसमें हरियाली और खुशहाली लाता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू गाइस। पाक नेवी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।